हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल और पोषण। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा सरल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर जो है वो बहुत इजी है। इसको हम 3 पार्ट में समझने वाले हैं। तो इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं एक बार। तो जिन टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला उसमें टॉपिक रहने वाला है संतुलित आहार और पोषण की अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित आहार होता क्या है, उसके बाद हम पोषण की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोषक तत्व, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। देन लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व। तो ये जो सेकंड और जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो चीज़ें आप बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही कुछ में ऐड ऑन करके वो चीज़ें ही आपको गैर पोषक तत्व और गैर पोषक तत्वों के बारे में भी पढ़नी है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके प्री बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड बहुत ही नज़दीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आपके एग्ज़ाम्स अभी चल भी रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को करिए फ़िलहाल। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि काफ़ी ईजी है ये चैप्टर और इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है, जिसका नाम है संतुलित आहार और पोषण की अवधारणा। तो जैसे कि सब जाना था कि हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें संतुलित आहार। तो संतुलित आहार, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलित यानी कि बैलेंस, ठीक है, यानी कि ऐसी डाइट जो बैलेंस हो, यानी कि जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उचित अनुपात में हो और जो आपकी दैनिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे। तो इस प्रकार की जो डाइट होती है, जो आहार होता है, उसे हम बोलते हैं संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का मतलब है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उचित अनुपात में उपलब्ध हो और वे शरीर की दैनिक आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति करें। तो इसे हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि बैलेंस डाइट वो पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि सभी पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा और उचित अनुपात में हो। तो इसी के लिए क्या है कि संतुलित आहार की ना कुछ कंडीशंस भी हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि सभी पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में हो, ठीक है, और उचित अनुपात में हो। उसके बाद जो भोजन है वो कीटाणुओं से रहित हो और ऐसा हो कि उसे आसानी से पचाया जा सके। फिर उसके बाद जो भोजन है, जो संतुलित आहार है, वो व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और वातावरण और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार हो और उसमें सभी पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो उचित मात्रा में प्राप्त हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो एक डाइट को एक बैलेंस डाइट में तब्दील करती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि एक बैलेंस डाइट कब पूरी तरीके से बनती है, चाहे वो आप अपने संदर्भ में भी देखिए कि आप जब कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या उसमें सभी पोषक तत्व हैं। तो क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बैलेंस डाइट हम ग्रहण कर रहे हैं तो उससे केवल आपकी बॉडी ही ठीक रहेगी। आप लोग अगर एक दिन इस तरीके का आप लोग देखेंगे कि आज के समय में तो जब ज़्यादा हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा जंक फूड की ओर ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है, हम कई बार होता है ये है कि हम एक टाइम में कुछ भी ले लेते हैं, वो कई बार उससे हमें एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। तो हमारा शरीर जो होता है वो एक तत्व से थोड़ी ना बना है, उसमें तो अलग अलग उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर एक पोषक तत्व का अपना एक कार्य होता है।
जैसे प्रोटीन जो होता है वो आपकी जो ऊतक होती हैं, जो आपकी सेल्स होती हैं, उनको सही रखने में मदद करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो वसा है, वो हमें कैलोरीज प्रदान करता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हम अपने दैनिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। विटामिन्स होते हैं वो हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ताकि जो हमारा शरीर है वो निरोध रह सके। तो इससे क्या होता है, ये सारे जो तत्व हैं उनके अलग अलग मात्रा में जब हम उनको ग्रहण करते हैं, तो इससे एक मनुष्य का जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा, हम देख सकते हैं कि हर कार्य को करने में सक्षम होता है, वो निरोगी रहता है, इंटरनली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसीलिए हर एक तत्व का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और जब हर एक तत्व जो है, जो सभी तत्व हैं वो एक डाइट में मिले होते हैं और उचित अनुपात में, उचित मात्रा में होते हैं, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं पोषण की, क्योंकि जो आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो आप डाइट आप ले रहे हैं, उससे आपको पोषण की प्राप्ति होगी। मतलब अगर आपकी डाइट में सभी पोषक तत्व हैं, तो आपको एक अच्छे पोषण की प्राप्ति होगी। पोषण का मतलब होता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है वो आपके शरीर में जाके कार्य कर रहा है, ठीक है, वो आपकी शारीरिक क्रियाओं की पूर्ति कर रहा है, वो आपकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपकी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो उसमें वो मददगार होता है, और जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको हम बोलते हैं पोषण, ठीक है। और एक सरल भाषा में यदि हम बात करें तो कार्य करता हुआ जो भोजन होता है उसे हम पोषण कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, क्योंकि जब हम कोई डाइट ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें पोषण की प्राप्ति हो रही है। तो जो डाइट में भी तो बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें अलग अलग पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्व होते क्या हैं, बेसिकली हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। पोषक तत्व जो हैं वो ऐसे जटिल रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और जब ये तत्व हमारे जब शरीर में होते हैं, आप लोग देखते हैं ना कि हर एक पोषक तत्व के अपने अपने कार्य होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और फाइबर, जल, रंग यौगिक, पादप यौगिक, ये सारे क्या है, ये तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, और इन सभी का अपना अपना एक कार्य है। तो जब ये पोषक तत्व आपके शरीर में उपस्थित होते हैं तो क्या करते हैं, ये शारीरिक क्रियाएं जो हैं उनका संचालन करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पोषक तत्व जो हैं वो ऐसे जटिल रासायनिक तत्व होते हैं जो हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और इन पोषक तत्व, ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर की कई शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनका संचालन करते हैं। और अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पोषक तत्व। तो पोषक तत्व का मतलब होता है कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी, मतलब जो हमारे शरीर में जिनकी मात्रा अधिक होती है, और गैर पोषक तत्व मतलब जिनकी मात्रा हमारे शरीर में कम पाई जाती है। तो पोषक तत्वों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व। एक बार हम इन पे विस्तार से चर्चा करते हैं। पोषक तत्व, जैसे कि आप सभी इस टेबल को देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे, जितने भी आप लोग पोषक तत्वों की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल और वाटर। तो पोषक तत्वों को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि पोषक तत्वों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला है बृहद पोषक तत्व, जिसे हम मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब होता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिनके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता है, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर, ये जो चार तत्व हैं ये आते हैं आपके मैक्रो के अंतर्गत, यानी कि ये बृहद पोषक तत्व हैं। और विटामिन और मिनरल जो है वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर, और ये जो तत्व हैं ये है हमारे मैक्रो, जिसे हिंदी में हम बृहद पोषक तत्व भी कहते हैं। और विटामिन, मिनरल जो है वो आपके हैं
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पोषक तत्वों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पोषक तत्व, गैर पोषक तत्व, और पोषक तत्वों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि एक है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, दूसरा है मैक्रो, जिसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और बृहद में याद रखना है प्रोटीन है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और वाटर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर मैक्रो है, विटामिन और मिनरल जो है वो आपके माइक्रो हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैर पोषक तत्वों की। गैर पोषक तत्वों में आपका शामिल है फाइबर, जल, स्वाद यौगिक, रंग यौगिक और पादप यौगिक। ये जो 5 आपके जो तत्व हैं, इनको आप गैर पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। आपको नाम भी याद होना चाहिए कि फाइबर, वाटर, स्वाद यौगिक एंड रंग यौगिक और पादप यौगिक जो है वो सभी के सभी क्या है, गैर पोषक तत्व। इसी के साथ अब हम बात करते हैं थोड़ा विस्तार से बृहद पोषक तत्वों की। तो बृहद का मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो, बृहद से समझ में आई ना, बृहद मतलब बड़ा, बड़ी मात्रा में। तो ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं और जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्वों को हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो बृहद से आपको याद रखना है जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं और जो शरीर का मतलब जो आपका आहार आप ले रहे हैं उसका मुख्य भाग होते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और वाटर जो है वो शामिल है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो जल होता है, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 70% वाटर से बना है। तो ये क्या हो गया, ये आपके शरीर का मुख्य भाग ही तो हो गया है ना। तो क्या है, जल जो है वो आपको याद रखना है, जल गैर पोषक तत्व भी है और पोषक तत्व दोनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ऐसे तत्व हैं जो एक आहार का मुख्य भाग हैं और जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहला इसमें जो तत्व है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं, आप लोग इस बात से परिचित हैं कि हम अपने दिन की चाहे वो शुरुआत है, चाहे वो रात का डिनर ही क्यों ना हम ग्रहण करें, आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों का ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं और उनसे क्या होता है, उन चीज़ों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक रासायनिक, ये क्या है जो कार्बो, अगर हम इसके थोड़ा सा इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से समझें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक क्या है, रासायनिक यौगिक है। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है जो अलग अलग तत्वों से मिलके बने होते हैं, तो जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक यौगिक है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं, तो इसमें क्या है, आपने जाना कि यौगिक होता है, तो आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो यौगिकों का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ, जब कोई तत्व आपस में मिलके किसी चीज़ का मतलब उसका निर्माण करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ये। इसके अलावा क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो 1, 2 और 1 के अनुपात में होते हैं और इन 3 तत्वों के संयोजन से ही शर्करा का निर्माण होता है। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है कि शर्करा के निर्माण में किन तत्वों का संयोजन आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो 3 तत्व मिलके, इनके जो आपस के जो परमाणु मिलके शर्करा का निर्माण करते हैं और जो शर्करा होती है वो आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन्स बनते हैं ना वो ज़्यादातर फैक्ट्स वाले होते हैं, यानी कि आपसे कई बार रेशो के बारे में पूछ लिया जाएगा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें जो 3 परमाणु के अनुपात हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका क्या अनुपात है। तो आपको याद रखना है 1, 2, 1, 1, 2, 1 का जो अनुपात है
उसके वो जो अनुपात होता है उसके संयोजन से ही शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद और जो शर्करा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मूल इकाई है। आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए कि शर्करा जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है। तो आपसे यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है शर्करा। और शर्करा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनती है। उसके बाद 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलोग्राम कैलोरी जो है वो प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा, मतलब जो मनुष्य को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस बने हैं जो फैक्ट वाले हैं, जो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखते हुए समझना है। और जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी तक तो हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट्स के एक सामान्य परिचय की। अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है साधारण कार्बोहाइड्रेट। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो इसमें केवल शर्करा की एक इकाई होती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में बताइए या सिर्फ आपसे पूछ लिया जाता है कि साधारण कार्बोहाइड्रेट्स पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको याद रखना है कि जिसमें एक इकाई होती है, शर्करा की केवल एक इकाई जिसमें होती है वो क्या है, साधारण कार्बोहाइड्रेट। और ये स्वाद में ना मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। और क्या होता है कि इनकी एक और ख़ास बात ये है कि इनको पचाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती और खाने के बाद ये तत्काल क्या होते हैं, अब आप लोग जानते हैं कि जब पचाने की आवश्यकता नहीं होती, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो धीरे धीरे मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूट के वो उससे क्या होता है, वो हमारे मतलब ब्लड जो होता है उसका निर्माण करता है। तो जब इसको पचाने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो वो डायरेक्टली रक्त में अवशोषित हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि ये खाने के बाद तत्काल रक्त में अवशोषित हो जाता है और इसके अंतर्गत रसीले जो जैसे अगर हम बात करें साधारण कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं शामिल हैं, वो है सबसे पहले गन्ना, चुकंदर, अनानास, गाजर और जो रसीले फल हैं। तो ये सभी क्या है, ये साधारण कार्बोहाइड्रेट का एक उत्तम स्रोत माने जाते हैं। इन सभी के ग्रहण से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप गन्ने का ग्रहण करते हैं, रस पीते हैं उसका, तो आपको उसको पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। चुकंदर, अनानास, गाजर, ये इनको आपको ज़्यादा पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये साधारण कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो इसमें प्राप्त होता है, इसमें शर्करा की एक इकाई केवल प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, तो जटिल नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें शर्करा की एक से अधिक इकाई हो। ठीक है, जिसमें शर्करा की एक से अधिक इकाई होती है उसे हम जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। और अब भी हमने इससे पहले ही बात की कि जब एक इकाई होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, मीठे होते हैं, वो स्वाद में जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर जटिल की बात आती है तो ये उसके ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, जब शर्करा की एक से अधिक इकाई होती है और ये इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वाद में ना तो मीठे होते हैं और ना ही वो जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो आलू, शलगम, मक्का, गेहूँ, चावल इत्यादि पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये स्वाद में तो मीठे नहीं होते, मतलब इनका जो स्वाद होता है ना मीठा और ना ज़्यादा कड़वा, ये एवरेज होते हैं। और जो इससे पहले हमने बात की थी साधारण कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने बात की थी रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, गाजर, अनानास, इन सब में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में जो शर्करा है, शुगर है, उसकी उपलब्धि है। इसी कारण उनका जो स्वाद है वो मीठा है।
तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि साधारण और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें अंतर बताइए। तो आपको याद रखना है, साधारण में एक इकाई होती है शर्करा की, स्वाद में वो मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। परंतु यदि हम जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये इसमें शर्करा की एक से अधिक इकाई होती है और इनका जो स्वाद होता है वो मीठा नहीं होता और ना ही ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं कि आलू, शलगम, मक्का, गेहूँ, चावल, ये सभी शामिल हैं। तो आप यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ज़रूर बनता है, आप लोग तैयार करें इस टॉपिक को। फिर हम बात करते हैं अगला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। तो आपको याद रखना है कि अभी हम बृहद पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटीन। अब आप लोग देखते हैं कि मनुष्य मतलब अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन पे निर्भर करती हैं। तो आपको अलग से भी कई बार डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी कि प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके जो अंदर के जो सेल्स हैं, जो आपके टिश्यूज़ हैं, उनको चाहे अच्छे से बनाए रखे, या फिर जो आपके इंटरनल जो आप कई बार होता है ना, चोट लग जाती है उसके घाव में, बहुत जल्दी उसको भरने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन जो है वो एक बृहद पोषक तत्व है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है, आप ये बात समझ ही चुके हैं प्रोटीन की। मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली जो इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर का, अब आप लोग देखिए कि कितनी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये इन्होंने बताई है कि मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली, मतलब जो मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। और जो ये सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं वह जीव द्रव्य से बनती हैं। ठीक है, किससे बनती है? जीव द्रव्य से। और यह जो जीव द्रव्य होता है वो प्रोटीन पदार्थ ही है। यानी कि अब आप लोग देखिए कि जो जीव द्रव्य से कोशिका बनती है और जो जीव द्रव्य क्या है? प्रोटीन पदार्थ है। तो सोचिए, यदि आप लोग प्रोटीन नहीं ग्रहण करेंगे, यदि आप अपने डाइट में प्रोटीन की जो डाइट है उसको नहीं शामिल करेंगे, तो सोचिए आपके शरीर में कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होगी, उनका निर्माण किस प्रकार से होगा। क्योंकि कोशिका किससे बन रही है यहाँ पे? कोशिका इन्होंने बोला कि जीव द्रव्य से बनती है, और जीव द्रव्य क्या है? वही प्रोटीन तत्व है। और इसके बिना कोशिका है, और किसके बिना कोशिका है, और कोशिका के बिना क्या है? मानव शरीर की संरचना है। और यदि हम प्रोटीन ग्रहण नहीं करते हैं तो ये क्या है? मानव शरीर की जो संरचना है वो असंभव है। तो आपको याद रखना है, प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है एक, जो मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कोशिका के बिना, मतलब प्रोटीन के बिना कोशिका नहीं हो सकती है, और कोशिका के बिना मानव शरीर की जो संरचना है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है उसका कार्य की, तो प्रोटीन रक्त में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा और बालों का आंतरिक जो अंग होते हैं उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको याद रखना है, रक्त में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों और इसके अतिरिक्त जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनके निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, मतलब इसके प्रोटीन के कारण ही हमारा जो शरीर में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, जो नाखून हैं और जो त्वचा, बाल हैं और हमारे जो आंतरिक अंग हैं उन सभी के निर्माण में सहायता करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो ऊतकों का निर्माण करता है, टूटे हुए जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनकी मरम्मत करता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कोशिका होती है वो जीव द्रव्य से बनती है, और जीव द्रव्य प्रोटीन पदार्थ होता है। तो यानी कि जब भी उनमें कोई भी कोई भी अगर वो टूटे होंगे तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन शरीर में जल और अम्लों के संतुलन को नियमित करता है। तो जो प्रोटीन होता है वो शरीर में जल और अम्लों का जो संतुलन होता है उसको नियमित भी करता है।
ठीक है। प्रोटीन ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कोशिकाओं तक ले जाता है और एंटीबॉडीज़ जो है वो उत्पन्न करता है। बिल्कुल। एक और इसका इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ही आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन जो तत्व है उसका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो है वसा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैट। और ये भी एक बृहद पोषक तत्व है, क्योंकि अगर आप लोग बृहद से आप लोग याद रखना कि ऐसे पोषक तत्व जिनको आप अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। अब आप लोग देखिए, मैंने आपको अभी सबसे पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? अनाज, ठीक है, गेहूँ, मक्का, चावल। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम डेली लाइफ में एवरी डे हम लोग इन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं ना भोजन के रूप में। चाहे हम अगर ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हम क्या अपने भोजन क्या लेते हैं, सब अनाज होता है हमारे प्लेट में, गेहूँ, चावल, मतलब इनसे युक्त क्या होता है, भोजन होता है। तो वसा हम ले रहे हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में ले रहे हैं ना हम लोग वसा। उसके बाद प्रोटीन, अब आप लोग देख रहे हैं प्रोटीन के लिए बहुत सारी आप चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसके बाद है लास्ट हमारा थर्ड है हमारा वसा, ठीक है। तो वसा मतलब आप लोग देख रहे हैं, आप कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो आप जंक फूड ग्रहण करें, घर का बना हुआ भोजन चाहे आप वो ग्रहण कर रहे हैं, वो किससे युक्त है? वो फैट, मतलब किसी ना किसी ऑयल से, किसी ना किसी, आप कुछ भी चाहे आप कोई मूंगफली, बादाम या कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आपको किसी ना किसी प्रकार के ऑयल की प्राप्ति हो रही है, तो वो क्या है? वो हो गया आपका वसा, जिसको आप अधिक मात्रा में, आपकी जो बॉडी है जिसकी आवश्यकता होती है। तो जो वसा है वो भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा की अनेक क्रियाएं जो हैं, वसा जो है वो शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है और वह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। तो आप लोग जानते हैं कि वसा से क्या होता है, हमें कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि अगर 1 ग्राम आप वसा से लगभग आपको 9.1, एक आपको याद रखना है कि 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम वसा से आपको 9.1 किलो जो कैलोरी है उसकी प्राप्ति हो रही है। तो आप लोग याद रखिए कि इससे क्या हो रहा है, कैलोरी से आप अपने दैनिक कार्य को कर पा रहे हैं। तो जो वसा है वो आपके भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये आपके जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो वसा होता है वो हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 कैलोरी की प्राप्ति होती है। अब वसा को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है संतृप्त वसा, जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, एंड सेकेंड इज असंतृप्त वसा, जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतृप्त वसा। संतृप्त वसा होता क्या है? संतृप्त वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है और यह सरल बंध में पाया जाता है, ठीक है, सरल बंध में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। और आपसे इस जो ये संतृप्त वसा होता है उसे हम पशु वसा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पशु वसा इसीलिए क्योंकि ये जो वसा होता है वो हमें कहीं ना कहीं जैसे आप लोग देखते हैं बेकरी, आइसक्रीम, पनीर, मक्खन, घी, फास्ट फूड, तो ये सारे जो वसा है इसको हम पशु वसा भी कहते हैं। और इससे इसके अधिक सेवन से क्या होता है, मनुष्य मोटापा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल आदि की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि संतृप्त वसा में संतृप्त वसा जो अम्ल होता है वो पाए जाते हैं और यह सरल बंध में पाए जाते हैं। और इसके अधिक सेवन से क्या होता है, मोटापा और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा मक्खन, फास्ट फूड, बेकरी उत्पादों का ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, मोटापा आने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें संतृप्त वसा होता है। इसीलिए इससे क्या होता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है और हमारे जो मोटापा है उससे हमें ग्रस्त कर देता है। इस प्रकार का जो वसा होता है वो फास्ट फूड, बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम
पनीर, मक्खन तथा घी आदि में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जो भी आपके घर में आइसक्रीम, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि बेकरी से संबंधित चीज़ें होंगी, उन सभी में आपका संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट जो है वो उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट है आपका असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा जो है वो 2 या 2 से अधिक बंधों में होता है। मतलब असंतृप्त वसा में 2 या 2 से अधिक बंध होते हैं। अगर आप लोगों को 10th क्लास का थोड़ा सा याद हो तो आपने देखा होगा कार्बन जो है वो अलग अलग रूपों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, जिसमें कार्बन का एक बंध होता है वो संतृप्त वसा है, जिसमें कार्बन के 2 या 2 से अधिक बंध होते हैं वो असंतृप्त वसा है, और इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और संतृप्त वसा में हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यह जो वसा होता है वो साधारण ताप पर भी तरल रूप में रहता है। ठीक है, साधारण ताप पर भी अगर आप लोग देखें तो मूंगफली का तेल, तिल, सरसों इत्यादि का जो तेल है आप लोग देखेंगे कि ये लोग ना ये जमता नहीं है। सरसों का तेल अगर यदि आप देखें तो वो सर्दियों में भी या फिर अगर सर्दियों की बात करें या गर्मियों की बात करें तो वो सेम अपने जो उसकी अवस्था होती है तरल अवस्था, उसी अवस्था में वो रहता है। तो जो ये असंतृप्त वसा होता है वो साधारण ताप पर भी तरल ही रहते हैं, और उत्तम स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि के लिए इनको आहार में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और इन्हें अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर ही इन्होंने बोल दिया है कि इनको शरीर के जो हमारा शरीर है उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि के लिए इनको आहार में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे इसकी एक अनिवार्यता का पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा ये अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत मूंगफली तेल, सरसों का तेल और बहुत सारे जो तिल का तेल है वो शामिल है। आप लोग देखते हैं ना कई बार बहुत सारी चीज़ें, जैसे सरसों का तेल तो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है। तिल का तेल कितना बेनिफिशियल होता है, मूंगफली का तेल, तो ये सारे क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे वसा है जो मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा उसकी शारीरिक वृद्धि में और उत्तम स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा में अंतर स्पष्ट करें। आपको याद रखना है संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा ये 2 पार्ट हैं वसा के। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जल। अब जल भी आप जानते हैं कि एक बृहद पोषक तत्व है। बृहद मतलब जो अधिक मात्रा में जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 70% वाटर से बना होता है। तो और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो जल है वो एक यौगिक है। ठीक है, यौगिक मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है, उनके मिश्रण से बनता है। तो यौगिक का आपको याद रखना है। एक और हमने यौगिक की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। दूसरा हमारा यौगिक है जल। ठीक है, जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात 2:1 से बनता है। हमारे शरीर के विभिन्न जो आंतरिक क्रियाएं हैं वे सभी तरल माध्यम में होती हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं, और इसीलिए इसे बृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। कुछ विद्वान जो हैं वो इसे पोषक तत्व ना कह के आवश्यक तत्व की संज्ञा भी देते हैं। पोषक तत्व मतलब जो हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं, जो हमारे शरीर का विकास कर रहे हैं। लेकिन जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एक मनुष्य के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, कहते भी हैं कि मनुष्य बिना भोजन के रह सकता है लेकिन बिना जल के नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अगर देखा जाए विरोधाभास तो है, लेकिन जल के बिना सच में रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो इसीलिए विद्वान क्या कहते हैं, इसको एक आवश्यक तत्व मानते हैं, क्योंकि 70% जो हमारे जो इंटरनल बॉडी के कार्य हैं वो तरल अवस्था में होते हैं। हमारा बॉडी 70% वाटर से बना होता है, इसीलिए इसको एक आवश्यक तत्व की संज्ञा भी दी जाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स में कि किस तत्व को आवश्यक तत्व की संज्ञा दी गई है, तो आप लोग ये याद रखिए, वाटर को। अब जल के कार्यों की एक बार बात कर लेते हैं। हालांकि हम सभी इसके कार्य से परिचित हैं। तो हमारे रक्त का 90% जो भाग है वो जल होता है। सभी जानते हैं जल लिक्विड
जल को आप इस तरीके से याद रखिए, जो भी आप लिक्विड फॉर्म देख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन सभी में जल उपस्थित होता है, फिर चाहे वो ब्लड हो या कोई और ही क्यों ना हो। जल पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। तो जो जल होता है वो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो जल है वो मतलब पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के तापमान को ये नियंत्रित करता है। शरीर की आंतरिक जो रासायनिक क्रियाएं हैं ये उन्हें नियंत्रित करता है। अब आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम अपने भोजन को जब हम भोजन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब भोजन करते हैं तो क्या हम जिस बाइट को लेते हैं उसको एज इट इज़ निगल जाते हैं? नहीं। आपने देखा होगा जब हम उसको चबाते हैं तो जो हमारे मुंह में एक सलाइवा होता है वो उसको सॉफ्ट बना देता है। जो सलाइवा होता है वो भी कहीं ना कहीं वाटर से ही निर्मित होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमने ग्रहण किया है वो उसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और भी ज़्यादा उसमें थोड़ा सा नमी युक्त कर देता है। तो जब वो हमारे शरीर में धीरे धीरे जाता है तो वो क्या करता है, जब उसको और वाटर मिलता है तो वो धीरे धीरे करके उस जो जो भी उसमें तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उनको कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कोशिकाओं से ही मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है वो बनती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वो जाके कार्य कर रहा है, वो गति कर रहा है, तभी हमारा जो बॉडी है वो उसमें भोजन जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, वो लग रहा है भोजन। तो जल के कार्य काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो पहले से इससे परिचित हैं, बट कुछ चीज़ें इसमें न्यू बताई गई हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप लोगों ने बृहद पोषक तत्वों की बात कर ली है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म में आपको याद रखना है, सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो एक था आपका मैक्रो, सेकेंड इज माइक्रो। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर में, अब आपको पता चल ही रहा है, सूक्ष्म मतलब कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, ऐसे पोषक तत्वों को हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और इसके अंतर्गत सिर्फ 2 पोषक तत्व आते हैं जो हैं विटामिन और खनिज, ठीक है, या फिर मिनरल। तो आपको याद रखना है कि केवल विटामिन्स और जो खनिज हैं वो क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसमें हमारा सबसे पहला है खनिज, जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं। तो खनिज जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और जिसकी आवश्यकता जो है वो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम पाई जाती है या पड़ती है। तो हमारे कुल शारीरिक जो भार होता है वो लगभग 4% खनिज तत्वों से बना होता है। यानी कि हमारे शरीर का केवल और केवल 4% जो भाग है वो केवल और केवल खनिज तत्वों से बनता है। और फिर भी शारीरिक क्रियाओं के लिए जो खनिज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, केवल और केवल 4% जो है वो खनिज तत्व से बनता है। इसी के साथ हमारा जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके लिए जो खनिज है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। अगर हम बात करें, अधिक खनिज तत्वों को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि जो खनिज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है अधिक मात्रा में लेने वाले या अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व, यानी कि शरीर में बहुत सारे ऐसे खनिज, अब अगर मैं आपको बोलूँ तो देखा जाए तो 24 प्रकार, मतलब 24 खनिज, कुल 24 खनिज तत्व पाए जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। उसमें से जो 19 खनिज तत्व जो हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी के इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब 24 कुल खनिज तत्व पाए जाते हैं हमारे शरीर में, 19 अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं उसमें से। और अब 19 में से भी क्या है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले हैं और कुछ ऐसे खनिज हैं जो
हमारे मतलब मनुष्य के शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनमें से है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो ये क्या है, ये 5 तत्व ऐसे तत्व हैं जो मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या है, इनको हम मैक्रो खनिज भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैक्रो खनिज का मतलब है ऐसे खनिज तत्व जो मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम जो है वो शामिल है। ठीक है, अब एक बार इन पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम तो आप सभी जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट खनिज तत्व है। और कैल्शियम कैल्शियम की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत हैं, क्योंकि कैल्शियम से तो वो युक्त होते हैं ना हमारे शरीर में। तो क्या है कि किसी भी अन्य खनिज तत्व की तुलना में शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको मैक्रो खनिज तत्व की संज्ञा दी गई। तो आपको याद रखना है कि खनिज तत्व जो है वो अन्य खनिज तत्वों की तुलना में एक ऐसा तत्व है जिसकी कैल्शियम की मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि शरीर में जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, उनका केवल और केवल 50% जो भाग है वो खनिज तत्व होता है। ठीक है, इसी से क्या है, इसी से खनिज जो कैल्शियम होता है, इसी से आप लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कैल्शियम का अधिकतर जो भाग है वो 95%, मतलब अगर हम देखें तो कैल्शियम का 95% जो भाग है वो हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम का 95% जो प्रतिशत होता है वो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। और शेष भाग जो मतलब 5% अगर बात रह जाता है तो वो केवल और केवल भाग जो है वो तरल द्रव्य और कोमल तंतुओं में ही रहता है। कैल्शियम जो है वो दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हड्डियों, यदि कोई हमें बोन संबंधी, हम बोलते हैं ना कि 30 के बाद से क्या होते हैं, महिलाओं की हड्डियों में मतलब एक कैल्शियम की कमी से एक रोग भी होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, उसमें ना कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग जाती है कि थोड़ा सा उन पर अगर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है वो कार्टिलेज में जमाव जो अस्थियां हैं उनका विकास करता है और उन्हें ठोस बनाता है। ठीक है, और इसी के साथ फ्लोटिंग जो होता है, मतलब यह रक्त का जो थक्का जमाने में, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, हालांकि इसमें तो नहीं बताया गया है कि कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो तत्व है उसका नाम है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो होता है वो कोशिकाओं के रखरखाव और टूट फूट की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम क्या करता है, जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनके रखरखाव और टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। और यह साबुत अनाज और ब्राउन राइस, मीट और फलों में पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है वो जो मनुष्य की अस्थियां होती हैं, ठीक है, अस्थियां मतलब जो हमारी जो हड्डियां होती हैं और दांतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यह मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि ये दांतों और अस्थियों के लिए तो होता ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ ये मांसपेशियां जो हैं और जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनकी क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखता है। और ये जो फास्फोरस है वो मछली, दूध, चावल और अंडों इत्यादि में पाया जाता है।
तो फॉस्फोरस भी आपको याद रखना है कि दांतों और अस्थियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनकी क्रियाओं को भी सामान्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोडियम। सोडियम तो आप सभी जानते हैं, हम लेते भी हैं अपनी डाइट में, अक्सर हम कुछ भी सोडियम का मतलब है। तो सोडियम यह कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों की क्रियाओं में सहायता करता है। और आप लोग जानते हैं कि सोडियम का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? नमक, जो हम अपनी डेली लाइफ में और डेली डाइट में यूज़ भी करते हैं। तो क्या कौन कौन सबसे पहले आपको रखना है? कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस और सोडियम। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मैक्रो, याद रखिए आप लोग, मैक्रो खनिज तत्व हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके मैक्रो मिनरल्स हैं। और कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिनकी मात्रा जो है वो शरीर में अधिक पाई जाती है और अधिक आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए इनको मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे तत्वों की, यानी कि ऐसे खनिज तत्व जिनको हम माइक्रो की संख्या दे रहे हैं, तो यानी कि माइक्रो मिनरल्स। तो जिसमें सबसे पहला है लोहा, आयोडीन, तांबा, क्रोमियम और कोबाल्ट। ये जो खनिज तत्व हैं वो ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी मात्रा शरीर में बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है। ठीक है, मतलब शरीर को ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम ही शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जानते हैं कि लोहा मतलब आयरन, आयरन की कमी से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, एनीमिया कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है आयोडीन की कमी से। आप लोग भी जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये बेशक कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमने बात की थी ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसमें बताया गया था कि ये होते तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये शरीर को काफ़ी ज़्यादा, ये शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही माइक्रो जो खनिज है, माइक्रो जो मिनरल्स हैं, वो होते तो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, मतलब शरीर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनकी जो कम मात्रा होती है ना, वो शरीर को बहुत बड़ा बेनिफिट देती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और कम है तो नहीं। हमारा जो शरीर है, आप लोग देख रहे हैं ना कितने सारे तत्वों को आप पढ़ के आ रहे हैं। आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फिर आप खनिज की बात कर रहे हैं। खनिज में भी आप लोग टाइप्स ऑफ देख रहे हैं कि 2 टाइप में डिवाइड है, उसमें भी इतने इतने प्रकार के खनिज है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि मनुष्य का जो शरीर है वो कितने तत्वों से बना है और एक एक तत्व का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए आप लोग भी इस बात को समझते हुए अपने आहार में जितने भी आपको तत्व बताए जा रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनका आप सेवन करिए, उनको अपनी डाइट में ऐड करिए, ताकि आपकी जो डाइट है वो एक संतुलित डाइट के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोहा, जिसको हम इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं। तो आयरन शरीर के लिए लोहा मात्रा में पाए जाने वाला एक खनिज तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। ठीक है, तो जो शरीर के लिए लोहा का मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है, खनिज तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शरीर के भार का लगभग 0.004% जो भाग होता है वो लोहा या आयरन ही होता है। तो आपको याद रखना है कि लोहा मतलब शरीर का के 0.00004% जो भाग है वो लोहा होता है। शरीर में मौजूद संपूर्ण लोहे का लगभग 75 to 80% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं आयरन आयरन की जो ज़्यादातर मात्रा है वो हीमोग्लोबिन में ही पाई जाती है ना, क्योंकि आयरन मतलब खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो आपको याद रखना है आयरन का लगभग सबसे ज़्यादा जो भाग होता है 70 to 80% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और बाकी का जो अंश है 20% वो अस्थि या फिर मतलब बोन मैरो या लीवर या किडनीज में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और यदि हम इसके सोर्स की बात करें यानी कि बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, तो दैट इज़ यकृत, मीट, अंडे, सूखे
मेवे और पालक, केले, हरीदार पत्ते, सब्जियां, इन मात्राओं में जो आयरन है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग जो है वो होता है, और आपको याद रखना है आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है दैट इज़ एनीमिया, जिसे हिंदी में रक्त क्षीणता भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा तत्व है वो है आयोडीन। आयोडीन आप सभी जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी कमी से हम देखते भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वो हो सकती हैं। तो ये खनिज जो तत्व होता है वो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन है उसका उत्पादन करता है, यानी कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का जो उत्पादन करता है। और ये जो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन है उसका उत्पादन करता है, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आयोडीन का निर्माण सही से हो रहा है, आयोडीन जब तक उसका जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता रहेगा, तब तक जो आपकी थायराइड ग्रंथि है वो अच्छे से काम कर सकती है। इसी के साथ ये जो आयोडीन होता है वो उचित वृद्धि, मतलब मनुष्य के उचित वृद्धि विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और आयोडीन के अभाव के कारण ही घेंगा रोग, मानसिक दुर्बलता जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य की शरीर की उचित वृद्धि के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके विकास के लिए। और तो और आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा रोग हो सकता है और मानसिक दुर्बलताएं भी हो सकती है। यदि हम बात करें बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, तो वो है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, मछली और समुद्री जो जीव होते हैं, ठीक है, वो उनमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है तांबा। तांबा जिसे हम कॉपर भी बोलते हैं, और ये जो कॉपर होता है वो शारीरिक और मानसिक मतलब मनुष्य की शारीरिक और मानसिक जो गतिविधियां हैं उनके लिए अनिवार्य होता है। और हमारे शरीर में तांबे के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ऐसा नहीं जैसे हमने अभी बात की थी कि आपका जो आयरन है वो कहाँ होता है, वो 70 to 80% हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। और कैल्शियम की बात की थी तो वो उसका अधिकतर भाग कहाँ पे होता है, हड्डी और दांतों में होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपर का कोई अपना स्थान है। कॉपर जो है उसका अपना कोई मतलब किसी एक स्थान पे उसका भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी और कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो इसी के कारण क्या है कि इसे हमें प्रतिदिन भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है, यानी कि ये किसी स्थान पे ग्रहण नहीं, आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, ये आपको अपने डेली जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको ये ग्रहण करते रहना है। तांबा हमारे शरीर के विभिन्न जो उपापचय जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उपापचय जो क्रियाएं हैं और कई एंजाइम्स के जो उत्प्रेरण के लिए अनिवार्य होता है। तो तांबा क्या है, तांबा हमारे शरीर के विभिन्न जो उपापचय क्रियाएं हैं उनके लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको ठीक से काम करने के लिए और कई एंजाइम्स के उत्प्रेरण के लिए अनिवार्य होता है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है और घाव को भरने में ज़्यादा समय लगता है, और आँखों की जो रोशनी है वो कम जोर होने लग जाती है, और कैंसर जैसे कई रोग जो है वो हो सकते हैं। अब है हमारा विटामिन। विटामिन जो है वो भी एक प्रकार का माइक्रो मिनरल है, मतलब माइक्रो खनिज है या फिर सूक्ष्म खनिज है, क्योंकि शरीर में इसकी आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन ये शरीर को कम मात्रा में भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट जो है वो प्रदान करता है। तो विटामिन ए ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर की वृद्धि और क्रियाओं के लिए और रोगों से बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि बेशक इसकी मात्रा कम पड़ रही है शरीर में, लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि ये आपकी वृद्धि में सहायता प्रदान कर रहा है,
आपकी शारीरिक क्रियाओं में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही और रोगों से बचाव में भी बोलते हैं ना कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए तो आप लोग बहुत, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसमें आपको ये हेल्प करता है। और यह तत्व जो है वो मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु यदि इसे उचित मात्रा में नहीं लिया जाए तो इसकी कमी से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बेशक आपके शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको टाइम टू टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, और यदि इसकी आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको कई रोग जो है वो इस उत्पन्न हो सकते हैं। इस तत्व को जीवन तत्व भी कहा जाता है। बिल्कुल, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि किस तत्व को जीवन तत्व की संज्ञा दी जाती है, तो वो है विटामिन, क्योंकि यह मानव शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखिए, क्यों उसको जीवन तत्व कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, विटामिन करता है। और विटामिन्स को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ विटामिन्स की, तो सबसे पहला है इसमें वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, जिसके अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो शामिल है। उसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है उसके अंतर्गत विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल है। उसके बाद विटामिन सी। तो आपको याद रखना है, विटामिन के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला वसा में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है। एंड उसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत विटामिन बी जो है और बी समूह के जितने भी विटामिन है वो शामिल है, और विटामिन सी। सबसे पहले आपको याद रखना वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि यह जो वसा में घुलकर हमारे शरीर में ही शारीरिक वसा के साथ क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत आप सभी ने जाना था कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो शामिल हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है वो हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है, और यह पशुजन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे पशुजन्य जो खाद्य पदार्थों में जैसे रेटिनॉल के रूप में, और वानस्पतिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है कि जो रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में पाया जाने वाला तत्व, या ऐसा कौन सा विटामिन है जो रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो स्वास्थ्य नेत्र दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो विटामिन ए है वो स्वस्थ नेत्र बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यह रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो जो विटामिन ए है वो रक्त में लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करता है, और हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है, और साथ ही साथ शरीर में जो फैटी एसिड है उसको संतुलित करने का कार्य भी करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है विटामिन ए पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। यह पशुजन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, पशुजन्य मतलब जो पशुओं द्वारा जो जनित जो खाद्य पदार्थ है, और जो वनस्पतिक जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें कैरोटीन के रूप में ये पाया जाता है। इससे मतलब जो विटामिन ए होता है वो स्वास्थ्य नेत्र दृष्टि को बनाए रखने में सहायता करता है, और यह रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आप जानते हैं कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो आपको याद रखना विटामिन ए जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके निर्माण में सहायता प्रदान करता है, और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखता है। साथ ही साथ जो फैटी एसिड होते हैं उनको संतुलित भी करता है। यदि हम इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स का सबसे बेस्ट है यकृत, अंडे, दूध से बने उत्पाद, पीले फल
और सब्जियों में ये पाया जाता है। फिर विटामिन डी की बात कर लेते हैं एक बार। विटामिन डी जो होता है वो सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, जो क्या होता है, वसा में घुलनशील है। और ये जो विटामिन होता है वो शरीर के फास्फोरस और कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। आप लोग जानते हैं विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हड्डियों में बेसिकली देखा जाए तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और कैल्शियम के निर्माण के साथ दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। यह कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट में जमा कर उन्हें मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए इसे कैल्सीफाइंग विटामिन भी कहते हैं। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट को जमा कर उन्हें मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए विटामिन डी को कैल्सीफाइंग विटामिन डी भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि कैल्सीफाइंग विटामिन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है और गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास और अस्थि निर्माण के लिए ये गर्भवती को जो स्त्री होती हैं उनको अतिरिक्त विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया इत्यादि जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और एक और इस प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए है, यह जो विटामिन होता है वो रक्त के जमाव के लिए अनिवार्य होता है और यह कोशिका झिल्ली को सशक्त और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है कि ये जो विटामिन ई है वो रक्त के जमाव के लिए अनिवार्य होता है। मतलब रक्त का जमाव जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार आपको जब चोट लग जाती है तो जब ब्लड जो है वो एक समय के बाद ना बहना बंद हो जाता है। क्यों? कई बार ये इसी कारण होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड का जमाव हो जाता है। और ब्लड के जमाव में क्या होता है, कौन सा तत्व शामिल होता है? विटामिन ई। और विटामिन ई जो है वो कोशिका झिल्ली को सशक्त और त्वचा को स्वस्थ जो है वो बनाए रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं जिसमें बोलते हैं वो विटामिन ई सीरम, विटामिन ई जो कैप्सूल हैं, मतलब विटामिन जो ई है वो हमारी त्वचा को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। यह हृदयाघात से बचाव करने और कैंसर बॉल माइजर रोग जो होते हैं उनका उपचार करने में भी सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, यकृत, अंडे, साबुत अनाज में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो विटामिन है दैट इज़ विटामिन के। एंड विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के थक्के के रूप में जमाना। ठीक है, मतलब रक्त को थक्के के रूप में जमाना। और यह जो रक्त है वो रक्तस्राव में तथा घाव से अत्यधिक रक्त के बहने से बचाव करता है। मतलब मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि कई बार आपकी उंगली पे जब एक छोटा सा कट लग जाता है तो आप देखेंगे कि 5 मिनट या 10 मिनट बाद जो ब्लड है उसका जो बहाव है वो बंद हो जाता है, मतलब ब्लड बहना रुक जाता है। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? ये विटामिन के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो रक्त होता है उसको थक्के के रूप में जमा देता है, जिसके कारण जो रक्त है उसका जो बहाव है वो बंद हो जाता है और इसकी कमी से रक्तहीनता हो सकती है। रक्तहीनता मतलब एनीमिया। और विटामिन के जो बेस्ट सोर्स हैं वो है टमाटर, पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, मछली, अंडे, ये सभी क्या है, ये उसके मुख्य स्रोत हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब आपने देखा जो आपने विटामिन ए, डी, ई और के की बात की वो क्या थे? वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, मतलब जो जल में मिलते ही घुल जाते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे विटामिन को हम इसके अंतर्गत बेसिकली बी समूह के विटामिन जो हैं वो शामिल हैं। तो
विटामिन बी समूह के जो विटामिन हैं, ये केवल एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का समूह है। मतलब जो विटामिन बी है, ये इसमें केवल एक विटामिन नहीं है, इसमें कई सारे विटामिनों का ये समूह है जो जल में घुलनशील होते हैं और शरीर में एकत्रित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, हमने वसा की जब बात की थी तो हमने एक चीज़ ऊपर नोटिस की थी कि ये क्या करते हैं, ये शारीरिक जो वसा होता है उसके साथ एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, एकत्रित हो जाके क्या कर लेते हैं, ये जमाव हो जाता है इनका। लेकिन अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये शरीर में एकत्रित नहीं किए जा सकते, इसीलिए इनकी अधिक मात्रा से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो क्या होता है, जब वो एक मात्रा में नहीं, मतलब इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इसके कारण क्या हो रहा है, शरीर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती। और थायमिन, राइबोफ्लोबिन और नियाबिन जो है वो बी समूह के ही विटामिन के उदाहरण हैं। विटामिन बी1 या थायमीन, इस विटामिन की कमी से कब्ज की शिकायत, चक्कर आना, और मतलब विटामिन बी1 जो है वो क्या है, इसकी कमी से कब्ज आना, कब्ज की शिकायत रहना, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, चिड़चिड़ा हो जाना और एकाग्रता का ना होना, ये सारे लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद है विटामिन बी2। विटामिन बी2 जो है वो क्या है, वो आँख, नाक को और मुंह, जीभ, मतलब आँख, नाक और मुंह को और जीभ को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। तो आपको याद रखना है, बी2 क्या करता है, हमारे आँख, नाक, मुंह को और जीभ को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी3 जो है वो यह केवल विटामिन जो है वो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है बी समूह का जो शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, तो याद रखना है बी3। फिर है आपका विटामिन बी5। ये जो विटामिन होता है वो, इसकी कमी से आपको याद रखना है पेलाग्रा नामक रोग होता है। उसके बाद विटामिन बी6, ये जो विटामिन होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। फिर विटामिन बी7 जो है वो, इस विटामिन की कमी से अवसाद, मांसपेशियां खिंचाव और वृद्धि में रुकावट जो है वो उत्पन्न होती है। फिर विटामिन बी9 का क्या है कि यह पीले रंग का गंधहीन और स्वादहीन विटामिन होता है। और भोजन को, कई बार आपने ये चीज़ सुनी है ना कि कई बार लोग बोलते हैं कि भोजन को ज़्यादा पकाने से ना उसमें जो एक विटामिन होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, किसी प्रकार कोई मिथक नहीं है। भोजन को ज़्यादा पकाने से ना उसमें एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन बी9। तो ये जो विटामिन होता है वो पहले तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ये स्वादहीन भी होता है। और इसको क्या होता है, जब भोजन को हम पकाते हैं तो ये जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। और यह जो विटामिन है वो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट तत्व के रूप में काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आहार के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व। तो इसमें ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व, अभी तक हमने जो बात की थी कि पोषक तत्व मतलब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सबसे पहले बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये टॉपिक सेम उसी की तरह है, बिल्कुल कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि आहार के पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आहार के पोषक तत्व मतलब, पोषक तत्वों से मतलब है कि आहार के वह घटक जो हमें ऊर्जा और कैलोरी प्रदान करते हैं। तो केवल और केवल ऐसे पोषक तत्व जो हमें क्या प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा और कैलोरी। तो ऐसे पोषक तत्वों को या ऐसे पोषक घटक को हम क्या बोलते हैं, आहार के पोषक घटक। ठीक है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण जो है वो शामिल हैं। अभी हमने जो बात की है बृहद पोषक तत्वों की, तो इसमें हम बात कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत भी वही सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन भी दो प्रकार का है और प्रोटीन का कार्य क्या है, तो वही सारी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट की बात की तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, वो आपको इसमें बताना है। इसके बाद विटामिन्स की अभी हम बात करके ही आए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या काम है। वसा की बात की, संतृप्त असंतृप्त वसा, खनिज की बात की, खनिज और लवणों की। तो ये सारे क्या है, ये आहार के पोषक घटक हैं, क्योंकि इससे क्या आपको प्राप्त हो रहा है, इससे आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इससे आपको कैलोरी प्रदान कर रहे हैं ये। ठीक है,
उसके बाद और आहार के अगर गैर पोषक तत्वों की बात करें तो गैर पोषक तत्वों का मतलब क्या होता है कि जो हमें ऊर्जा और कैलोरी प्रदान नहीं करते, ऐसे तत्वों को आहार के गैर पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत फाइबर, जल, स्वाद यौगिक, रंग यौगिक यौगिक और पादप यौगिक जो हैं वो शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। और आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियो है वो जल्द से जल्द शेयर करें, उनके तक पहुँचाएँ ये, ताकि ये वो भी देख के इस चैप्टर को समझ सके। एंड मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग समय से उस वीडियो को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। एंड आने वाले आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट विशेस, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। गुड लक।